कक्षा 12 यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में एक बार फिर से अभिवादन है। आज लंबे समय के बाद फिर से हम लोग हिंदी की कक्षा में एक साथ फिर बैठे हुए हैं। आपने जो पिछला अंक मैंने बनाया था उसमें हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास जो हमने 8 भागों तक पढ़ा था, उसी को मैंने कल आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाया था, जिससे आप लोग एक बार रिवाइज करके दोहराते हुए उस स्थान पर पहुंच जाएं जहां से हमने पढ़ाना बंद किया था। ठीक है, आपको एक बार मैं फिर से दोहराते हुए बता दूं, काव्य साहित्य का इतिहास जिसका विभाजन 4 भागों में किया गया था। आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहते हैं, दूसरा भक्ति काल, तीसरा था रीतिकाल। ठीक है, हम लोगों ने आदिकाल का विस्तृत अध्ययन किया, भक्ति काल को भी पढ़ा, रीतिकाल को भी पढ़ा। अब आधुनिक काल के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो हेडिंग डालिएगा आधुनिक काल और लिखिए इसकी समय सीमा सन 1843 से आज तक है। आधुनिक काल की समय सीमा सन 1843 से आज तक है, किंतु इसको कई उपविभाजन के रूप में बांटा गया है, या ऐसे लिखिए इसको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल 1843 से आज तक का समय लगभग 77 वर्ष हो गए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो 77 वर्षों के इस इतिहास को छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया, जैसा कि आपने गद्य में पढ़ा भारतेंदु युग, ठीक है, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, और उसके बाद वहाँ 4 युग ये भी थे। एक उसमें पूर्व भारतेंदु युग था, काव्य में हम लोगों ने पूर्व भारतेंदु युग ना पढ़ करके आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल को पढ़ा है। इसके बाद आधुनिक काल को आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। आधुनिक काल का उपविभाजन इस प्रकार से किया गया है। नंबर 1 भारतेंदु युग। ठीक है, इसकी समय सीमा सन 1857 से 1900 तक है। ठीक है, और फिर दूसरा है जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग। देखिए, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा गया है और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा गया है। द्विवेदी युग की समय सीमा सन 1900 से 1918, इसको यदा कदा 1922 गद्य में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1922 तक दिया गया है। ठीक है, तीसरा युग है छायावाद युग, जिसको आप शुक्ल युग का नाम भी देते हैं। छायावाद की समय सीमा 1918 से 1938 ईस्वी तक है। तो शुक्ल युग या छायावाद 1918 से 1938। देखिए, आपने द्विवेदी युग गद्य में पढ़ा था 1900 से 1922, यही 4 वर्षों का अंतराल मिलता है आपको। ठीक है, तो 1918 से 1938 शुक्ल युग, और फिर छायावादोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग। ठीक है, जो छायावादोत्तर है ये 1938 से 1953 तक है। ठीक है, ठीक है, देखिए एक मिनट, छायावादोत्तर युग 1938 से आज तक में चलता आ रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, किंतु छायावाद को भी, छायावादोत्तर यानी जो शुक्लोत्तर, इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए आपको एक चित्र के माध्यम से किताब में आपकी जो है उसको दिखा देता हूँ। इसको आप लोग अपनी किताब में सारणीबद्ध रूप में लिख लीजिएगा ध्यान से। मैं चित्र भेज दूंगा आपके चैनल पर, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ नहीं संभव हो पा रहा है। तो आप इस तरह से लिखें कि भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी, द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी, छायावाद युग 1918 से 1938 ईस्वी, और छायावादोत्तर युग 1938 से अब तक। फिर लिखेंगे छायावादोत्तर युग को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रगतिवाद या प्रयोगवाद, ये 1938 से 1953 तक है, और दूसरा है नई कविता युग, जो 1953 से अब तक चला आ रहा है। ठीक है, अब इस विभाजन के बाद सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग के बारे में हम लोग एक बार काव्य साहित्य में पढ़ लेते हैं, गद्य में तो हम लोगों ने काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया ही था। लिखिएगा, इस युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। पुनर्जागरण का मतलब जो विधा पहले थी, जो स्मृति, जो चेतना, जो सामाजिक नवजागरण था, वो बदलाव हुआ, बदल करके कुछ दूसरा रूप उसका सामने आया, क्योंकि रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ बदल गईं, आधुनिक प्रवृत्ति को लोगों ने अपना लिया है, क्योंकि अब भारत की शासन सत्ता जो थी, जो सामाजिकरण था, वो बदल चुका है। रीतिकाल तक भारतीय राजाओं का प्रशासन होता था, लेकिन इसके बाद अंग्रेजों का राज भारत में आ गया था, और ऐसी अवस्था में
सब कुछ बदल जाना, सामाजिकता में बदलाव तो निर्धारित ही था, निश्चित था, और इसीलिए इसको पुनर्जागरण कहा गया। नवचेतना का विकास, आप जानते हैं 1857 भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का समय था। तो 1857 से 1900 ईस्वी तक के इस काल को भारतेंदु युग कहा गया है। हिंदी कविता में आधुनिकता का सबसे पहला स्वर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही दिखाया था, इसीलिए इस पहले युग को भारतेंदु युग कहा गया है। ठीक है, तो लिखिएगा कि इसी युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता वर्धिनी सभा नामक संस्था का जो है निर्माण किया था, या संस्था की स्थापना। कविता वर्धिनी सभा नामक संस्था का निर्माण भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, और कवि वचन सुधा नामक एक पत्रिका का संपादन भी भारतेंदु जी ने इसी युग में किया था। ठीक है, तो आगे लिखते हुए चलते हैं कि भारतेंदु जी की अन्य रचनाओं में, इस काल में कविता में उन्होंने बहुत सी रचनाएं की। भारतेंदु जी ने जितनी भी रचना की सब प्रेम शब्द से आरंभ करके प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग इत्यादि हैं। बद्री नारायण चौधरी ने वर्षा बिंदु, अंबिका दत्त व्यास ने पावस पचासा नाम से कविताएं लिखी हुई हैं। ठीक है, भारतेंदु जी के निधन के पश्चात उनके समकालीन प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह आदि ने इस युग में विभिन्न प्रकार से काव्य लेख का संचालन किया। जैसा कि आप जानते हैं भारतेंदु जी का जन्म 1850 में हुआ, और 1885 में मात्र 35 वर्ष की आयु में वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो 1885 से जो 1900 ईस्वी तक 15 वर्ष का युग और भी भारतेंदु के नाम से जाना गया है, वो इनके समकालीन कवियों द्वारा सुंदर काव्य रचना के कारण ही ऐसा संभव हुआ है। तो भारतेंदु युग में इतना ही लिखेंगे। इसके बाद दूसरी हेडिंग होगी द्विवेदी युग, जिसको जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, भारतेंदु जी की जो कविता वर्धिनी शाखा थी, यह भारतेंदु जी के समय में तो काफ़ी पल्लवित होती रही, पुष्पित थी, किंतु इनके पश्चात यह सभा धीरे धीरे जीर्ण होती गई, और तब डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने काशी में नागरिक उच्चारणी सभा की स्थापना कर ली थी, और उस सभा में प्रमुख रूप से एक पत्रिका संपादित होती थी जिसका नाम सरस्वती था। आपने पढ़ा होगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हुए थे। ठीक है, तो द्विवेदी युग में आप लोग लिखें कि सन 1900 में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ साथ ही हिंदी कविता में आधुनिक प्रवृत्तियां और भी अधिक आने लगीं। भारतेंदु जी ने जो काव्य में बदलाव किए थे उससे कहीं ज़्यादा बदलाव अब होने लगी, इसीलिए इस काल को जागरण सुधार कहा गया। पुनर्जागरण तो भारतेंदु के युग में हुआ, किंतु उसमें सुधार द्विवेदी जी के समय में हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस काल के प्रमुख साहित्यकार रहे, इसीलिए इस युग को उन्हीं के नाम से जाना गया है। ठीक है, भारतेंदु काल में उस काल की परंपरा के अनुरूप साहित्यिक भाषा के दो रूपों का प्रचलन था। गद्य रचनाएं खड़ी बोली में होती थीं, किंतु काव्य रचना ब्रज भाषा में। भारतेंदु युग में यह बात याद रखिएगा, भारतेंदु युग में गद्य की रचना खड़ी बोली में और पद्य की रचना ब्रज भाषा में होती थी, किंतु द्विवेदी युग में ऐसा नहीं रह गया। जब से सरस्वती पत्रिका का संपादन होना शुरू हुआ, तब उसमें खड़ी बोली में काव्य रचनाएं भी की जाने लगी थी। ठीक है, हरिओध जी ने प्रिय प्रवास नाम की अपनी रचना लिखी है इसी काल में, जो कि एक प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है हिंदी काव्य साहित्य में। ये सब खड़ी बोली की रचनाएं हैं। 12वीं में आप लोगों को मैंने पहला पाठ पवन दूती का जो पढ़ाया है वो द्विवेदी युग की ही श्रेष्ठ रचना है। मनुष्यों का सेवा भाव इस युग की प्रमुख विशेषता रही है। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा। और एक चीज़ और आगे नोट करते हैं इसी द्विवेदी युग की हेडिंग के अंतर्गत कि सन 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया था, और उनके साहित्यिक योगदान की सर्वश्रेष्ठता को देखते हुए ही सन 1900 से 1918 ईस्वी तक के समय को द्विवेदी युग का नाम दिया जाता है। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो हिंदी गद्य को बहुत ही उन्होंने परिष्कृत किया, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध बनाया, और इस काल में काव्य में भी काफ़ी सुधार होता चला गया है। आचार्य द्विवेदी जी द्वारा स्थापित इस युग में मैथिली शरण गुप्त जी एक प्रमुख लेखक रहे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, कामता प्रसाद गुरु, लोचन पांडे आदि भी इसी युग के कवि रहे हैं।
ठीक है। तो आप लोग द्विवेदी युग को भी लिख लेंगे और इसके बाद तीसरी हेडिंग आपकी होगी छायावाद युग, ठीक है। देखिए आज हम लोग काव्य साहित्य के इस आधुनिक काल के चारों खंडों को यहीं पढ़ लेते हैं, फिर इन सभी कालों के प्रमुख लेख कवि, प्रमुख उनकी रचनाएं और इस काल हर काल की जो इसमें 4-5 भाग हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, इन सबकी जो विशेषताएँ हैं इनको एक सारणी के माध्यम से मैंने आपको जो PDF काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित दिया था उसमें सब मिल गया होगा। नहीं मिला है तो मुझे सूचित कीजिएगा, जिनके पास ना होगा या जिनके पास किताब में नहीं होगा वो अंतिम में चार्ट जो दिया गया है उसको मैं पुनः भेज दूँगा, आप लोग लिख लेंगे। छायावाद युग जिसको शुक्ल युग भी कहा गया, इस काल के सबसे प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी रहे, जिन्होंने ही छायावाद का आरंभ किया। छायावाद में क्या है, प्रकृति चित्रण काव्य में सबसे बढ़ करके प्रकृति का चित्रण, मानवता से प्रेम, आधुनिकतावाद, देश प्रेम इत्यादि की बहुत सी भावनाओं का जो सामान्य भाव है इनका उदय हुआ और प्रसाद जी को ही छायावाद का जनक कहा जाता है। छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। इन 4 कवियों को ही छायावाद के स्तंभ माना गया, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। देखिए द्विवेदी युग के मध्यकाल में 1909 में ही इंदु पत्रिका का संपादन आरंभ हुआ था, ठीक है। और इंदु पत्रिका के प्रथम अंक से ही स्वच्छंदतावाद दिखाई दिया, स्वतंत्रता, काव्य में मनमानापन सा दिखा, जो भी मन में आए वही लिखना है, ठीक है। पहले तक क्या था, जैसे आप देखिए ब्रज भाषा में जो भारतेंदु जी के समय में रचना हुई, वही उद्धव, वही गोपियाँ, वही कृष्ण, वही हमारी पुरानी कथाओं पर काव्य, कुछ प्राकृतिक चित्रण, धार्मिक बातें। द्विवेदी युग में भी प्रायः ऐसी ही जुड़ी रही, जैसे आपने हरिऔध का प्रबंधूतिका पढ़ा, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा तो उन्होंने रामचरितमानस को आधार मानकर साकेत महाकाव्य लिख डाला। ऐसे इन लोगों ने क्या किया, धार्मिक ग्रंथ। किंतु जब छायावाद आया तो यहाँ मनमानापन काव्य में आरंभ हुआ, आपको जो भी अच्छा लगे उसी पर कविताएं लिखी जाने लगी हैं, ठीक है। तो अपने मनमाने ढंग से काव्य रचना करने के कारण, स्वच्छंदता प्रवृत्त होने के कारण यह युग छायावाद युग कहा जाता है, ठीक है। इस युग की प्रमुख पत्रिका इंदु, अब ध्यान दीजिए, भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिका कवि वचन सुधा, ठीक है। द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका सरस्वती और छायावाद युग की प्रमुख पत्रिका इंदु है, ठीक है। तो इसमें विदेशी शासन के दमन चक्र से पिसते हुए भारतीय जनमानस में व्याप्त पीड़ा को कवियों ने दिखाने का प्रयास किया है। इस काल में घटित होने वाली बहुत सी ऐसी घटनाएं जो मानवता को त्रास देने वाली थी, उन सब का वर्णन किया गया है। और भी जो भी इस युग की विशेषताएं हैं उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। किंतु यहाँ एक बात जान लेना यह आवश्यक है कि छायावाद युग से पूर्व जो काव्य की प्रवृत्तियाँ थीं वो क्या था, आध्यात्मिकता की ओर बढ़े। आध्यात्मिक प्रभाव था काव्य में, वैष्णवों की तरह, वैष्णव धर्म के साधु संतों की भक्ति भावना थी। किंतु जो इस युग की प्रवृत्तियाँ आई वो क्या थी, राष्ट्रीयता, पीड़ित जनता के प्रति सहानुभूति, दुखवाद और निराशावाद, जिसका प्रतिकार करने के लिए जनमानस को एकत्र किया गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं, अंतिम हेडिंग जो है वो है छायावादोत्तर काल, यानी आधुनिक काल का जो चौथा भाग है आपका वो छायावादोत्तर युग। चलिए हेडिंग डालेंगे, छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग, ठीक है। ये आधुनिक काल का अंतिम चरण था जो सन 1938 से आज तक का है। तो इसको आप ऐसे लिखिए, छायावादोत्तर युग हेडिंग डाल के लिखिए। इसे निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद युग, ठीक है, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। फिर लिखेंगे इस काल की समय सीमा 1938 से 1953 ईस्वी तक मानी गई है। अब ध्यान दीजिए, इस काल में क्या हुआ, जो पश्चिमीय सभ्यता थी वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने, आज आप देखिए पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारतीय जनमानस पर ऐसा है कि सब लोग अंग्रेज बनते जा रहे हैं। उस काल में आरंभ हुआ था मार्क्सवाद जो था, यह विचारधारा भारत तक आ चुकी थी। किंतु हमारे देश की यह भूमि जो है ये पहले से ही एक नए दर्शन को लेकर पहले से ही परिपक्व थी। यूरोपीय देशों की भांति हमारे देश में भी औद्योगिकीकरण बहुत तेज़ी से इस काल में हुआ था। मजदूर संगठन, उनकी देखा देखी किसानों की भी सभाएं बनने लगी थी, ठीक है। सन 1917 ईस्वी में रूस में जो राज्य क्रांति के बाद सोवियत संघ की स्थापना हुई,
ठीक है। सर्वहारा वर्ग जो मजदूर वर्ग था, इसका उत्थान हुआ, बहुत आगे बढ़ा। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव जो था वो काव्य पर, सभी देशों पर पड़ता है, ठीक है। किन्हीं दो देशों के बीच युद्ध हो, किस लिए युद्ध हो रहा है, युद्ध का परिणाम क्या है, लोगों पर क्या बीत रही, इन सब चीज़ों पर दूसरे लोगों में भी विचार होता है। आप जैसे देखिए, आपके गांव गली मोहल्ले में कभी कोई घटना हो जाती है तो हम लोग अपने घरों में विचार करते हैं कि ऐसी स्थिति अगर हमारे पास भी आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो उस समय क्या होता है, हम अपने क्रियाकलाप को पहले से ही ऐसा बदलाव कर लेते हैं कि जिससे हमें कभी कोई ऐसी आपत्ति ना आने पाए, ठीक है। जैसे आप देखिए, कोई भी एक देश किसी युद्ध में, किसी लड़ाई में जब पराजित होने लगता है तो वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना शुरू करता है, ताकि कभी फिर ऐसी स्थिति ना आए कि वो किसी के आगे हाथ फैलाकर सहायता मांगे या पराजित हो जाए। वो अपने यहाँ अपनी सैन्य शक्ति को, अपने सशस्त्र बल को अधिक मजबूत बनाता है। वही स्थिति तब दूसरे लोग जो होते हैं वो भी यही सोचते हैं कि अगर जो देश उस देश के साथ हुआ, अगर वही हमारे साथ हो गया तो हम क्या करेंगे। तब सभी लोग अपनी स्थिति मजबूत बनाते हैं। तो ऐसे जो विभिन्न देशों में उस काल में घटनाएं हुई, उन घटनाओं का असर हमारे देश की संस्कृति पर भी पड़ने लगा। और तब आपसी अपनी चेतना को सशक्त बनाते हुए हमारे कवियों ने अपनी साहित्यिक रचनाओं में उस काल की विचारधारा का समावेश किया। इसीलिए यह प्रगतिवाद और प्रयोगवाद है, इसमें कल्पना नहीं है। काव्य की जो विधा की प्रमुख प्रधानता थी, कल्पना का होना, वो यहाँ समाप्त होने लगी। यहाँ यथार्थता लिखी जाने लगी, वही चीज़ें लिखी जाती हैं जो प्रायोगिक हैं, जिनका प्रयोग करके आजमाया जा चुका है। इसीलिए इस काल को प्रयोगवाद भी कहा गया है। इस प्रयोगवाद के जनक थे अज्ञेय जी। आप अज्ञेय का पूरा नाम जानते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय ने प्रयोगवाद को जन्म दिया है, ठीक है। देखिए, इस युग में पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुषों ने रूसी क्रांति, सोवियत संघ का अभिवादन किया, उसका सम्मान किया था। 1936 ईस्वी की लखनऊ कांग्रेस के समय में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में भी हुई थी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई थी, ठीक है। गांधी जी की विचारधारा से पर्याप्त प्रभावित होकर प्रेमचंद ने इस संस्था के प्रथम अधिवेशन के सभापति का भार ग्रहण किया था। मुंशी प्रेमचंद को जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई उसका सभापति बनाया गया, उसका अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। लिखिए, इस काल में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुमित्रानंदन पंत आदि ने प्रयोगवाद से संबंधित प्रगतिशील रचनाएं की थीं। गजानन माधव मुक्ति बोध ने अपने संबंध में, अपने समाज, देश और विदेश के संबंध में गंभीरता से सोचने के लिए बाध्य किया, चिंतन के लिए प्रेरित किया गया कि आप अपनी स्थिति पर विचार कीजिए, ठीक है। रामेश्वर शुक्ल अंचल, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर आदि इस काल के प्रमुख लेखक रहे हैं, ठीक है। इसी युग में आगे थोड़ा सा इसका जो भाग था इस युग का, उसको नई कविता का नाम दिया गया। नई कविता युग जो है, इसको रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल कहा है, क्योंकि अब जो कविता आज के समय में लिखी जा रही है, इसमें ना कोई लय है, ना ताल है, ना सुर है, ना छंद है, कोई अलंकारिकता नहीं, सीधे सीधे अपनी बात को छोटी छोटी पंक्तियों में कह दिया गया, उसको काव्य का नाम दे दिया गया है। तो इसे हम लोग देखते हैं, अगली हेडिंग होगी आपकी नई कविता युग। लेकिन उससे ठीक पहले, नई कविता लिखने से ठीक पहले हम लोग एक और चीज़ लिख लेते हैं कि 1943 में अज्ञेय ने अपनी पीढ़ी के 6 कवियों के सहयोग से तार सप्तक का प्रकाशन किया था। तार सप्तक का पहला प्रकाशन 1943 में हुआ था, ठीक है। 4 तार सप्तक इन्होंने निकाले थे, जो हर 7वें वर्ष इस तरह से क्रमशः निकलते गए थे। तो इसको आप लोग लिखेंगे, पहला तार सप्तक 1943 में। 6 और कवि थे, 7वें अज्ञेय जी थे, मिलकर के निकाला। लेकिन दूसरे में फिर कवि बदल जाते थे, कभी कभार वही रह गए हैं, नहीं तो ज़्यादातर बदले हैं। नई कविता युग हेडिंग डालकर लिखिएगा। हिंदी कविता वर्तमान में प्रगतिशीलता की प्रवृत्ति से भी आगे निकल गई है। आज प्रगतिशीलता नहीं, आज ऐसी उन्नति की बात कही जा रही है जो सोचने से, कल्पनाओं से भी परे है।
नई कविता अब पहले की कविता से सब बिल्कुल अलग हो चुकी है। आधुनिक काव्य के इस नए रूप का शुभारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता नामक काव्य संकलन में प्रकाशन हुआ था। नई कविता युग का नाम क्यों दिया गया, आप ध्यान से सुनिएगा। नई कविता नाम का एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था, जिसके प्रमुख लेखक जो थे, एक पत्र मान सकते हैं या एक अखबार जैसे होता है, ऐसे एक काव्य संग्रह था डॉक्टर जगदीश गुप्ता और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का, जिनके काव्य संकलन का नाम था नई कविता। और जब वो प्रकाशित हुआ उसी से बाद का समय यानी 1953 से आज तक के समय को नई कविता का युग नाम दिया गया है। इसी काल में कविवर सुमित्रानंदन पंत ने कला और बूढ़ा चांद लिखा, दिनकर ने चक्रवाल के नाम से रचनाएं की थी। तो इतना ही हम लोग नई कविता युग तक पढ़ करके यहीं पर हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास को विराम देते हैं आज। और इसके बाद हिंदी काव्य साहित्य का विकास एक दृष्टि में करके जो चार्ट आपकी किताब में बना है, जो मैंने PDF के रूप में भी आप लोगों को दिया था, जिसमें काल विभाजन, प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं, विभिन्न काव्य धाराओं की विशेषताएं और कवि और उनकी रचनाओं सहित या कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके कवि जो हैं तमाम देखिए आप, लगभग 88 कवियों के नाम दिए गए हैं। ये सब आप लिखिएगा। इसके बाद जो विकल्पीय प्रश्नोत्तर आपके कोर्स में दिए हैं, इनको भी एक PDF के माध्यम से मैं भेज दूंगा, जिनमें सही टिक लगा करके इसको आप लोग किताब में या अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और यहाँ तक पढ़ने के बाद काव्य साहित्य का इतिहास संपूर्ण होता है। ठीक है, अगले अंक से हम लोग संस्कृत का अगला अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।